अस्सलाम वालेकुम। अब है क्वेश्चन नंबर 11 पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है। तारिक एंड बिलाल आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2008 द फर्म्स नेट इनकम अमाउंट टू 1,40,000. As per their agreement, Tariq was to receive his salary of ₹5,000 per month and Bilal ₹50,000 per annum. तारिक एंड बिलाल जो है वो इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेट इनकम जो दी गई है वो 1,40,000 की दी है। एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो तारिक जो है वो सैलरी लेते हैं पर मंथ 5,000 की, लेकिन ये पर मंथ है। और बिलाल की जो सैलरी दी हुई है वो पर एनम दी हुई है। ठीक है, मतलब बिलाल की पूरे साल की बताइए कि भाई पूरे साल जो है ना, मतलब 2008 के ईयर में जो है उन्होंने जो सैलरी ली है वो 50,000 की ली है, लेकिन हमें नहीं बताया कि तारिक ने 5,000 पर मंथ ली है, तो ये कितने महीने इन्होंने दी है। तो हम आगे चल के इसको कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायर्ड प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सेकंड, जनरल एंट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट इनकम बिटवीन द पार्टनर्स यूजिंग द करंट अकाउंट्स। बहुत सिंपल है, ये यूजुअली होती है रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की, वही है। ठीक है, सबसे पहले हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के लिए आपने सबसे पहले कॉलम्स प्रिपेयर करें। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट इनकम लिखते हैं। नेट इनकम क्या थी यहाँ पे 1,40,000 की थी, हमने क्वेश्चन से देख के यहाँ पे एज इट इज लिख ली 1,40,000 की। एंड देन सैलरी पर आते हैं। सैलरी जो थी तारीख को वो 5,000 की पर मंथ जा रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया कि अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है। लेकिन नहीं, सॉरी, यहाँ पे बताया है कि 30 अप्रैल 2008 को इनका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो एंड हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं बताया। ठीक है, स्टार्टिंग जब नहीं बताया तो इट्स मीन कि पूरा साल ही यूज करते हैं, लेकिन बस क्या फर्क है कि जनवरी से दिसंबर तक नहीं करते। ठीक है ना। ठीक है, तो जब भी किसी का भी अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 30 अप्रैल को जो है वो एंड हो जाता है, तो इट्स मीन उनका अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होता है ना वो मई से होता है। ठीक है, तो तारिक बिलाल की जो पार्टनरशिप थी वो जो अकाउंटिंग पीरियड अपना स्टार्ट करते थे वो मई से करते थे, इसलिए उनका जो एंड हो जाता था ईयर वो 30 अप्रैल को हो जाता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो और हमें जो है वो स्टार्टिंग डेट नहीं बताई हो, हमें एंडेड ईयर बताया हो, एंडेड डेट भी बताई हो, तो हम फिर क्या करेंगे, जैसे कि 30 अप्रैल है तो इसका नेक्स्ट मंथ क्या होता है, मई। तो मई से फिर इनका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो आप देखिएगा कि मई से अगर आप काउंट करें मंथ्स तो 12 मंथ्स ही हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5,000 को 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या करा, 5 सैलरी लिख के 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करा और तारीख के कॉलम में हमने 60,000 शो कर दिए। और बिलाल की जो है वो पर एनम दे दी थी, इसलिए हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन शो नहीं करनी थी, डायरेक्ट हमने 50,000 उठाया और एज इट इज हमने बिलाल के कॉलम में शो कर दिया। सैलरी के अलावा इनको कोई अमाउंट नहीं जा रही थी। ठीक है ना, मतलब कोई कमीशन, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह नहीं था। हम क्या करेंगे, हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करने की नीड ही नहीं है, यही 60,000 एज इट इज हमने नीचे उतार लिया, यही 50,000 हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। 60,000 प्लस 50,000 ये होगा 1,10,000। 1,40,000 की नेट इनकम थी, जिसमें से 1,10,000 की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जहाँ हमने दोनों वैल्यूज का आपस में माइनस किया। रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 30,000 का, जिसको हमें रिमेनिंग प्रॉफिट का नाम देना होता है। ठीक है, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डिस्ट्रीब्यूशन अब देखिए यहाँ पे इक्वल पार्टनर्स थे, तो जो भी मुनाफा नुकसान होता था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इसी तरीके से रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो भी इक्वली जाएगा। तो 30,000 को अगर हम हाफ करें तो 15,000 बनते हैं। तो 15,000 तारीख के जो हिस्से में चल गए एंड 15,000 बिलाल के हिस्से में चल गए। अगर ऐसा हो कि आपको नहीं आ रहा हो हाफ करना, तो आप क्या करेंगे, 30,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए, जब दो लोग में कोई एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है ना और बिल्कुल एक जैसी इक्वल, तो आप क्या करना, वो अमाउंट को 2 से डिवाइड कर देना। अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी तो 3 से डिवाइड कर देना, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी तो 4 से डिवाइड कर देना। इस तरीके से होता है। तो 30,000 को हमने कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, सिर्फ दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे। तो हमने 30,000 को 2 से डिवाइड करा, तो हमारे पास 15,000 आ गए, जो कि तारिक के पास भी गए एंड बिलाल के पास भी गए। अब यही 15,000 प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। ये पॉजिटिव थी, यही वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव में। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो नील आ जाएगा। और हमें ये अमाउंट भी प्लस करनी होती है, जो इनको सैलरी मिलती है और जो इन्हें रिमेनिंग प्रॉफिट या लॉस मिलता है। सो 60,000 की सैलरी थी, रिमेनिंग प्रॉफिट मिला 15,000 का, हमने प्लस करा 75,000 रुपये। बिलाल की सैलरी 50,000 की थी, रिमेनिंग प्रॉफिट मिला 15,000 का, जो हमने अमाउंट प्लस करी 65,000 रुपये। आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, आपके इसके इक्वल आ जाएगा कि 1,40,000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन करी है उसमें से 75,000 तारिक ने लिए हैं एंड 65,000 बिलाल ने लिए हैं। क्योंकि देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन करना ना बहुत ईजी होता है कि बिल्कुल मतलब
कोई भी रेशियो हमें दें, हम नेट इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लेकिन नेट इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो पार्टनर्स ये कहते हैं कि भाई बराबर की क्यों डिस्ट्रीब्यूशन करें हम, क्योंकि भाई किसी ने जो है वो एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म करी है, किसी को कमीशन जा रहा है, किसी को बोनस जा रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह भी तो हम सबको मिलता है। तो पहले जो चीज़ें जो जैसे सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, इंटरेस्ट है, पहले वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर नेट इनकम से जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए अगर 1,40,000 इक्वल पार्टनर्स थे तो 1,40,000 को, ठीक है ना, अगर ये इक्वल पार्टनर्स थे तो भाई हमने देखा 1,40,000 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो हर एक के हिस्से में 70,000 आ गए, ठीक है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इक्वल पार्टनर्स हैं तो बस 1,40,000 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई 75,000 तारिक को जा रहे हैं और 65,000 बिलाल को जा रहे हैं, ये लोग तो इक्वल पार्टनर्स हैं, फिर इनको इक्वली जो है वो अमाउंट क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि सैलरी थी, जब भी इनकम आती है तो पार्टनर्स ये कहते हैं, सब जो है वो जैसे एक जो बोर्ड बैठता है और फिर जो डिसाइड करते हैं कि भाई आप लोग बताएं कि किसी ने एडिशनल ड्यूटी तो नहीं दी, किसी को कमीशन तो नहीं गया, किसी को बोनस तो नहीं गया, और इंटरेस्ट तो लाजमी जाता है। कहीं ऐसा होता है नहीं जाता, लेकिन जब भी आप कहीं भी अपने कैश वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो इसी तरीके से 1,40,000 में से पहले जो सैलरी वगैरह होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बोनस वगैरह होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कमीशन वगैरह हो वो। तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी थी, पहले हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करी, रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 30,000 का, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करा। तो तारिक के हिस्से में 75,000 है एंड बिलाल के हिस्से में 65,000 है। एंड हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना ली है। अब जस्ट एंट्रीज चल रही हैं। जो एंट्रीज की हमने हेडिंग डाली, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर वगैरह लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर होता है। जो एंट्री के लिए प्रॉपर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। नेट इनकम थी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ चल गया? क्लोज होते वक्त डेबिट साइड पर, ठीक है। एंड तारिक करंट अकाउंट, बिलाल करंट अकाउंट कहाँ चल गया? क्रेडिट साइड पर। कितना? तारिक को मिले 75,000, बिलाल को मिले 65,000। बैलेंस शीट में वो बैलेंस शीट बोल रही हूँ, सॉरी, जो एंट्रीज में जो अमाउंट हम मेंशन करेंगे वो ये वाली वैल्यूज होती हैं, ठीक है। कि तारिक को इस प्रॉफिट में से तारिक को मिले 75,000 एंड इस प्रॉफिट से बिलाल को मिले 65,000। करंट अकाउंट में शो करें क्योंकि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि जो एंट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट इनकम बिटवीन द पार्टनर्स यूजिंग द करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 75,000 लिखी है, 65,000 लिखी है। 1,40,000 की नेट इनकम में से 75,000 तारिक को मिले, 65,000 बिलाल को मिले। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा ही ईजी था ये क्वेश्चन और ये कंप्लीट हो गया है।